क्या हो अगर आप एग्जाम देने के लिए जाएं और उसमें ये पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, वो भी भारतीय यानी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। क्या हो अगर आपसे अचानक ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए, या ये पूछ दिया जाए कि संशोधन में कौन से तीन शब्द बदले गए जिनका क्रम अलग अलग तरीके से दिया जाए, या अचानक पूछा जाए कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, आपके पास इनके क्या आंसर होंगे। या अचानक पूछा जाए कि किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा। दोस्तों, बात यह है कि जैसे जैसे सिविल सर्विसेज का क्रेज बढ़ रहा है युवाओं में, वैसे वैसे सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ के बाकी सारे जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है वो लिमिटेड है। चाहे वो भारतीय संविधान हो, या आपका आधुनिक भारत हो, प्राचीन भारत हो, कुछ भी हो। तो अब जो सवाल हैं वो सवाल ऊपरी सतह वाले नहीं आएंगे, यानी कि अब सवाल आएंगे गहराई वाले, जो कि आपको मजबूर करेंगे उस चीज की गहराई को समझने के लिए। अब कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि संविधान सभा में कितने लोग थे। कोई ये नहीं पूछेगा, मतलब मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, कि कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की जरूरत है, या किस संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को रिपोर्टिंग की बाध्यता दी गई है। इस तरह के सवाल तो आप भूल जाइए। कारण यह है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, संविधान में साफ लिखा हुआ है। अब जो पूछे जाएंगे वो थोड़ी गहराई से पूछे जाएंगे। जैसे अगर किसी राज्य का नाम बदलता है तो कौन सी अनुसूची में चेंज होगा, या कौन सा अनुच्छेद प्रभावित होगा। भारत से बाहर का कोई राज्य भारत में विलय करता है तो कौन सी अनुसूची प्रभावित होगी, कौन सा अनुच्छेद प्रभावित होगा। और अगर उसमें से राज्यसभा के कुछ मेंबर बनते हैं तो कौन से अनुच्छेद में उसका असर पड़ेगा। ये ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और ये सवाल जो है, सिर्फ संविधान पढ़ने से तो आपके पास इसका हल होना नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आप इसकी विश्लेषणात्मक चीजों में जाएं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना से ही मैंने कम से कम 10 सवाल बनते हुए देखे हैं। एक सवाल ये था कि कब लागू हुआ, हिंदी में बताएं। एक बार मैंने सवाल देखा कि भाई इतने बार उसमें संशोधन हुआ। एक बार मैंने ये देखा कि किसने आत्मा और जन्म कुंडली कहा। एक बार का मैंने ये देखा कि कितने तरह की स्वतंत्रता मिल रही है। एक बार था कि कितने तरह की जो है अ, न्याय का सिस्टम है उसमें। या कभी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किस निर्णय में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, या किस निर्णय में कहा गया कि नहीं है। अब सोचिए, 6 सवाल अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। और ये 6 सवाल आपको सिर्फ संविधान की पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलेंगे, जब तक कि आप उसका इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बार संविधान के प्रस्तावना को पूरा पढ़िएगा। हम भारत के लोग, यहाँ पर हम भारत के लोग यानी कि जो पीपल अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर प्रमाइसिस, वो ये कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, यानी कि जो उस क्षेत्र के बाहर है, वो मिलकर के कंबाइंड भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माने किसी के दबाव में नहीं, किसी की डोमिनियन नहीं। क्योंकि हम लोग स्वतंत्र हुए थे तो अब हम प्रभुत्व संपन्न हो गए। समाजवाद यानी समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करना, हर व्यक्ति को साथ लेके चलना है। पंथ निरपेक्ष, जैसे कि उस समय पाकिस्तान बना था तो वो एक पंथ के आधार पर बना था, वो नहीं। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र में क्या है कि चुनी हुई सरकार रहेगी। कोई परंपरागत नहीं रहेगा कि राजा उनका पुत्र उनका पुत्र है। गणराज्य बनाने के लिए पहला तो ये भाग है। फिर आता है उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीन तरीके के न्याय हैं। याद रखिएगा, सामाजिक यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर पांच तरह की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की ये स्वतंत्रता है। समता है दो तरीके की: प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए। ये चीज तो एक हो गई। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी कि इंडिविजुअल सम्मान के साथ जिए, साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। अखंडता शब्द जो है ये 1976 में, 42 में उसमें आया था। और आपका ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष भी तभी आया था। करने के करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि आपस में लोगों के बीच में द्वेष ना हो, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है हिंदी कैलेंडर की, तो मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम, यानी अगर विक्रम संवत की बात करें तो एक क्वेश्चन तो मैंने यही देखा था कि उसमें पूछा गया कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, और उसकी तारीख बताइए, लेकिन विक्रमी संवत। एक बार मैंने देखा था कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, फिर एक बार न्याय के ऊपर हो चुका है, एक बार क्वेश्चन ये हुआ था कि भाई संविधान में कितने बार परिवर्तन हुए। तो ये सारे आप देखिए, इस छोटे से प्रस्तावना से ही आपके छह क्वेश्चन बने हैं। और ये छह क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, संविधान की प्रस्तावना को आत्मा दर्शन और परिचय पत्र भी कहा गया है, क्योंकि ये सत्ता का स्रोत है, संविधान की शक्ति है, ब्रिटिश से हम आ जाते। तो अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि किसने क्या कहा। यह संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि ये संविधान के अंदर नहीं है, ये संविधान के बाहर से संविधान के बारे में है। संविधान को, संविधान की कुंजी, टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा था अर्नेस्ट बार्कर ने। ये विदेशी है। एक क्वेश्चन एक बार ये भी बना था कि किस विदेशी ने, विदेशी नागरिक ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा, या संविधान की कुंजी कहने वाला व्यक्ति कहाँ का नागरिक था। तो ये ऐसे क्वेश्चन अब बनेंगे। संविधान का परिचय पत्र और दर्शन, तो परिचय पत्र कहा था N. A. पालखीवाला ने, और दर्शन और जन्म पत्र, जन्म पत्री और उसके ये कहा था K. M. मुंशी ने। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कारण उसका ये है कि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के आने वाले हैं। अब आप अगर संविधान को सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलेंगे। चलिए, अब आता है एक क्वेश्चन, कभी कभी पूछा जाता है कि संविधान की शक्ति कहाँ से आती है। उसमें नीचे देते हैं संविधान की शक्ति राष्ट्रपति से, संसद से, कई बार प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल से और जनता से। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि असली आंसर तो पता ही नहीं है। असली आंसर जो है वो होता है कि शक्ति जो है वो भारत की जनता से आती है। और जो ये यहाँ पर जो आया था, मैंने अभी बताना भूल गया, ये अर्नेस्ट बार्कर, जिन्होंने संविधान की कुंजी कहा हुआ है, ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे तो आप समझ सकते हैं कि यूके के ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं, देखिए, हमारा जो पंथ निरपेक्ष है वो ये नहीं है कि हमें इस देश से पंथ को खत्म करना है। यहाँ का जो ये एक्चुअली जो है, भारत का पंथ निरपेक्ष क्या है। ऐसा कभी क्वेश्चन अगर शॉर्ट नोट में आता है तो हमको ये बताना होता है कि हमारे यहाँ का जो पंथ निरपेक्ष है वो धर्मों को या पंथों को खत्म करने वाला या निग्लेक्ट करने वाला नहीं, बल्कि वो है कि सभी के प्रति समान व्यवहार करना, यानी कि सभी को फलने फूलने का अवसर प्रदान करना।
ऐसा नहीं है कि कोई भी धार्मिक त्योहार हम सबको सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं नहीं, भारत तो पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पर आपको नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ का पंथ निरपेक्ष जो है वो सकारात्मक है कि भाई सभी आगे बढ़े, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, सारा कुछ। बाकी चीजें जो है ना इतनी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है। अब हम आगे आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। 5 तरीके की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, ये 2 चीजें हैं। आपने देखा होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इनका यूज किया जाता है। और जो न्यूज़पेपर अपने आर्टिकल्स या न्यूज़ पब्लिश करते हैं वो भी इन्हीं के अंदर करते हैं। विश्वास मतलब आप किसी भी पंथ पर विश्वास कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, और आपकी अपनी उपासना पद्धति क्या है उससे सरकार को कोई हर्ज नहीं है, जब तक कि आपकी उपासना पद्धति वास्तव में समाज के लिए घातक ना हो। जैसे कई लोग होते हैं जो ऐसी सिद्धियां करते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को मारना, ये फलाना ढिमका, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, उसके लिए निषिद्ध है, क्योंकि उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। फिर समानता, कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता। फिर आती है बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो कि कई बार पूछा जाता है कि बंधुता में क्या आती है? तो बंधुता में आती है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। ये सारे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। ये मैं पिछले 5 साल के पेपर्स को देख करके मैं समझ चुका हूँ। दे आर नॉट आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन इस आर्टिकल में क्या है, उस आर्टिकल ना, वो सारे क्लरिकल जॉब के लिए बचे हुए हैं। अब हम आते हैं ये पूछने के लिए कि भाई संविधान संशोधन में जो हुआ था उसमें क्या चेंजेस आए थे। तो केवल 3 परिवर्तन हुए थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य को बदलकर लोकतंत्रात्मक के पहले समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लगा दिया था। ठीक है। राष्ट्र की एकता के साथ में और अखंडता कर दिया था। ये एक्चुअली 1976 में हुआ ये था कि अब सवाल यह है कि ये क्यों किया गया था। तो आपने सोचा होगा, सुना होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसमें क्या था कि जो भारतीय सेना थी वो गुरुद्वारे के अंदर, अमृतसर के गुरुद्वारे के अंदर जूते पहन के, क्योंकि आर्मी का रूल है भाई, जाएंगे ही। तो अब क्या था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ा है, किससे? आपके पंथ से। ये दर्शाने के लिए यहाँ पर जोड़ा गया, क्योंकि किसी पवित्र स्थान पर सेना का जूता पहन के जाना गलत है, लेकिन चूंकि ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जरूरी था इसलिए वो गए। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज ये है, तीन जो है, दो कोर्ट के निर्णय आए थे। पहला आया था बेरूबारी यूनियन केस। इसमें क्या था, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं मानी 1960 में, सोचिए। केशवानंद भारती 1973 में आया, प्रस्तावना संविधान का भाग है। आप सोचने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज उसी संविधान को पढ़ रहे हैं, वही कानूनी किताबें पढ़ रहे हैं। तो ये 13 साल में ऐसा क्या घटा कि वो संविधान का भाग नहीं दिया और फिर संविधान का भाग हो भी गई। ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन चूंकि कानूनविद स्थिति परिस्थिति के हिसाब से ये सब परिवर्तन करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी चीज है कि प्रस्तावना किसने लिखी थी, मतलब जो संविधान की प्रस्तावना है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। अब ये सवाल आएगा, जवाहरलाल नेहरू। कब लिखी थी? 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना संविधान का भाग है। हाँ। अब जब संविधान का भाग है तो संशोधन किया जा सकता है, और इसी की वजह से 1976 में संशोधन पॉसिबल हुआ। बेरूबारी केस वाले में संविधान का भाग नहीं था,
तो संशोधन नहीं कर सकते थे। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताया। अब सिंपल सी बात यह है कि संशोधन को कर सकते हैं। संशोधन का मतलब ये है कि आप कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ हटा नहीं सकते। जैसे अब उसमें पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष ये सब जुड़ गया है, तो अब वो हट नहीं सकता है। तो इस तरह से हमारा जो प्रस्तावना है वो इस तरह से काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रस्तावना से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। 6-7 तो मैंने ही आपको बताए हुए हैं। तो इसको आप बड़ी गहराई से समझिएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि जो ये प्रस्तावना पूरा आप कंठस्थ कर लीजिए, तब बात बनेगी। ठीक है। थैंक यू।